इस वीडियो में हम आपको जो है ना वो यूके स्टडी वीज़ा कि एज ए स्टूडेंट हम जो है ना वो यूके में कैसे मूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये भी हम डिस्कशन करेंगे कि हमें कंसल्टेंट जो होते हैं वो किस तरह गलत गाइड करते हैं और हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या होते हैं और हमें हमारे कंसल्टेंट क्या बताते हैं। एक अच्छा कंसल्टेंट कैसे चूज़ करना है, हमने यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है, हमने फ़ी कैसे पे करनी है और कितनी फ़ी पे करनी है। इन शॉर्ट जो है ना ये हमारी वीडियो जो होगी वो एक इंट्रो के तौर पे होगी कि हम जो है ना वो यूके में कैसे मूव कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। तो चलते हैं शेरो अपनी वीडियो की जानब। तो पहला स्टेप जो है ना वो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका इरादा, कि आपने एक पक्का इरादा कर लिया कि भाई मैंने मूव होना है। तो फिर ये पॉसिबिलिटी है, अगर आप जो वो कहते हैं ना कि 50-50 के चांस पे हैं कि यार अगर लग गया वीज़ा तो वेल एंड गुड, अगर ना लगा तो फिर भी ठीक है। और ये भाई प्रोसेस जो है ना वो तकरीबन 4 से 6 माह का होता है। और ये जो 4 से 6 माह होते हैं ना वो आपको बड़ा सब्र, पेशेंस, टाइम जो है ना वो आप डिसहार्ट भी हो जाते हैं। तो सबसे पहली एडवाइस मैं जो करूँगा वो यही करूँगा कि भाई आपको जो है ना वो इस सारे प्रोसेस में बड़ा दिल करना पड़ेगा। इस तरह समझ लें कि बड़े दिल और गुर्दे वाला ही ये काम कर सकता है। क्योंकि ये कितना लेंथी प्रोसेस बन जाता है कि उसमें हमारा टेस्ट भी होता है, हमारा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी होता है और उसके बाद जो हमारा प्री कैस इंटरव्यू आ जाता है। फिर हमने वो ना तैयारी करनी होती है, फिर मे भी हो सकता है कि हमारा एम्बेसी का इंटरव्यू भी आ जाए। तो ये सारी चीज़ों को ना हमने साथ लेके चलना होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही आप लोगों से कहूँगा कि भाई घबराना नहीं। अगर हम घबरा गए, अगर हम जो है ना वो डिसहार्ड हो गए तो फिर हम जो है ना वो सारे के सारे पैसे भी ज़ाया कर बैठते हैं और अपना प्रोसेस जो है ना वो उसको भी जो है ना वो ज़िंदगी भर के लिए ख़राब कर बैठते हैं। तो हिम्मत रखनी है शेरो, हिम्मत रखेंगे तो काम होगा, वरना इसी तरह जो है ना वो हम सर के ऊपर जो है ना वो हाथ रख के बैठे रहेंगे, ओहो हमारे साथ क्या हो गया। तो अब सबसे पहली चीज़ कि हमने भाई एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना है, हमने खुद अप्लाई नहीं करना। देखिए ना, हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होगा। कंसल्टेंट जो होंगे उनका डेली बेसिस पर काम होगा, उनको पता है कि जनाब इस यूनिवर्सिटी में इस बच्चे का एडमिशन हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। और फिर वो हमें जो है ना वो अच्छी तरह गाइड करते हैं। तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की खातर जो है ना वो हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो अपने सारे पैसे गवा बैठते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि अच्छा कंसल्टेंट ढूंढें। और आप लोगों के पास अगर कोई अच्छा कंसल्टेंट नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हैं कि यार हम किससे रब्ता करें, तो वो आप जो है ना वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना वो अपना प्रोसेस जिस कंसल्टेंट के थ्रू करवाया है हम वही कंसल्टेंट आप लोगों को रेफ़र करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा प्रोसेस जो है ना वो एक स्मूथली तरीके से, हाँ लॉन्ग प्रोसेस ज़रूर था, लेकिन उस प्रोसेस में उन्होंने हमें जो है ना वो डिसहार्ड नहीं होने दिया, उन्होंने हमें इनकरेज किया है, ना कि हमें डिस्करेज किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो अब हमारी कोशिश, हम 3 लोग हैं, तो हमारे तीनों की यही कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह एक जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी फ़र्म बनाएंगे, जिसमें हम जो है ना वो स्टूडेंट अफेयर्स के नाम से जो है ना वो एक चैनल भी बनाएंगे, जिसमें हम आपको रियलिटी बेसिस पे हर चीज़ जो है ना वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब कंसल्टेंट का जो काम होता है मतलब वो हम नहीं कर सकते। तो इस वजह से पहला प्रोसेस जो है वो यही कि हमने अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना है। अब उसके बाद अच्छा कंसल्टेंट ढूंढने के बाद आपने खुद भी सर्च करना है कि यार मैं जो कोर्स कर रहा हूँ, आया कि वो मेरी जो लास्ट डिग्री है उसके साथ रेलिवेंट भी है या नहीं है, मतलब उसके साथ जो है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें कुछ सर्च आपने खुद भी करनी है, ये नहीं कि सारा काम आपने कंसल्टेंट के ऊपर ही छोड़ देना। फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपका अगर कोई स्टडी गैप है तो उस दौरान आपने क्या काम किया है। मतलब अगर आपने लेट्स सपोज 5 साल का आपका स्टडी गैप है, मतलब लास्ट ईयर की लास्ट डिग्री जो है और अब तक जो है ना वो 5 ईयर्स का आपका गैप है, तो आपने उस गैप को कवर करना है। ठीक है, उसमें आपने अगर कोई काम किया, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास हो, अगर नहीं होगा तो वो भाई आपके कंसल्टेंट जो है ना वो अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड करेंगे और आप उनकी गाइडेंस के मुताबिक चलें। उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो जाएगी, कौन सा सिटी होगा, कौन सा एरिया होगा, ये सारी चीज़ें जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना वो सिलेक्शन मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ तक का जो काम होगा वो कंसल्टेंट का काम होगा। जब आपने यूनिवर्सिटी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है तो फिर आपने देखना है कि वो यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपको कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स डिमांड कर रही है, क्योंकि भाई देखें ना वहाँ पे सारे का सारा सिलेबस जो है ना वो इंग्लिश में होगा। तो अब वो आपने देखना है कि आया कि यूनिवर्सिटी जो है वो आइट्स डिमांड कर रही है, वो पीटी डिमांड कर रही है, या वो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज कोर्स डिमांड कर रही है। तो मोस्टली जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ आइट्स ही डिमांड करती हैं। तो कोशिश करें कि आप ना जो है ना वो आइट्स का स्लॉट ऑलरेडी बुक कर चुके हों और आइट्स की तैयारी किए बगैर आपने जो है ना वो
उसका पूरा प्रोसेस नहीं करना, उसका जो स्लॉट है वो बुक नहीं करना जब तक आप फुल कॉन्फिडेंशियल ना हो जाएं कि भाई अब ये टेस्ट हम क्लियर कर लेंगे। तो वो आपको पता है कि वो 4 चीज़ें होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। तो उसमें वो आपके कम से कम अगर आप मास्टर डिग्री पे जा रहे हैं तो मिनिमम आपका जो है ना वो 5.5 बैंड ईच होना चाहिए और ओवरऑल जो है ना वो 6 से ऊपर होना चाहिए, या 6 भी वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो पहला खर्चा आपका आ गया कंसल्टेंट की फ़ी, और वो डिफरेंट हो सकती है, लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, 1000 पाउंड भी हो सकती है। तो वो आपने ऑलरेडी उनके साथ डिस्कशन कर लेनी है। उसके बाद मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे कंसल्टेंट आपको गलत गाइड करते हैं कि भाई आपका 3 मिलियन में, मतलब 30 लाख में आपका सारा काम हो जाएगा। तो भाई इस बात को आप पल्ले बांध लें कि अगर आपके पास, अगर आप मास्टर डिग्री पे जा रहे हैं तो कम से कम आपके पास 5 मिलियन मतलब 50 लाख का बजट होना ज़रूरी है, उसके बगैर आप ये रिस्क ना लें। उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी का जो है ना वो सिलेक्शन होगी। उसके बाद हमने जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है। उसके लिए हमारा खर्चा कम से कम 1 लाख रुपया हो जाना मस्ट, क्योंकि हमने तैयारी भी करनी है। उसके बाद हमने जो है ना वो उसका स्लॉट बुक करवाना है। तो वो सारी चीज़ें 1 लाख का आपने टारगेट रखना है। तो इस तरह समझ लें कि 3 लाख आपने कंसल्टेंट को दे दिए और 1 लाख आप लोगों का मतलब टेस्ट का हो गया। अभी तक जो आपका एक्सपेंस होगा वो 4 लाख हो गया। तो जो ही आप आइट्स की तैयारी शुरू करेंगे उसी दौरान आप जो है ना वो टीबी का टेस्ट भी करवा लें। और वो लाहौर में अगर आप लोग हैं तो वो AMC आमर मेडिकल सेंटर है, किनार रोड पे ही है। तो वो आप लोकेशन लगा के वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वो तकरीबन आपका 20,000 रुपये लग जाता है। 15,000 रुपये फीस है, 5,000 आप अपने एक्सपेंसेस निकालने आने जाने के, ये वो सारे मामला। तो वो भी आपको 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है, उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद ये हो गया खर्चा आपका 20,000 रुपये, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चले जाएँ, जैसे ही आपका टेस्ट क्लियर होगा तो आपने अपने कंसल्टेंट को गाइड करना कि सर मेरा टेस्ट क्लियर हो चुका है, या कंसल्टेंट अपनी निगरानी में आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो क्लियर करवाएगा। और जैसे ही आपका टेस्ट क्लियर होगा तो वो यूनिवर्सिटी के ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई कर देगा। और जो ऑफ़र लेटर अभी यूनिवर्सिटी आपको भेजेगी वो होगा कंडीशनल ऑफ़र लेटर। मतलब उसमें उसने कुछ कंडीशन लगाई होंगी कि भाई कम से कम इतनी फ़ीस पे करो, इतने जो है ना वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में, या कोई भी आपका आइट्स है, PT है, या कोई भी टेस्ट है, उसमें आपके मिनिमम इतने नंबर होने चाहिए। मतलब वो हर कंडीशन आपको बता देगा। तो हमने क्या करना है कि वो कंडीशंस को फुलफिल करना है और इसी दौरान हमने अपनी स्टेटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करवा देना है। अगर तो आप लोगों के पास स्टेटमेंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो आपने इसी दौरान अपना स्टेटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। क्योंकि हम जो है ना वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए उतनी देर तक अप्लाई नहीं कर सकते जितनी देर तक हमारी स्टेटमेंट जो है ना वो उसकी मैच्योरिटी 28 दिन ना हो जाए। जैसे ही हमारी 28 दिन की स्टेटमेंट की मैच्योरिटी हो जाएगी तो हम जो है ना वो कैश लेटर के लिए या कंडीशनल जो है ना वो ऑफ़र लेटर के लिए, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा प्रोसेस हो गया था, टीबी टेस्ट तक हम पहुंच चुके थे। और उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सिटी की फ़ी, कि हमने यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी, और ये कम से कम आपको 5,000 पाउंड जमा करवाने पड़ते हैं। और आपने कोशिश यही करनी है कि 5,000 से कुछ 10, 12, 20, 25 जितने भी आप ऊपर करवा सकते हैं वो आपने करवाने हैं। और ये तकरीबन आपका टोटल एक्सपेंस बन जाएगा 20 लाख, 20 लाख, 2 मिलियन के लगभग ये आपकी फ़ी सबमिट होनी ही होनी है। ये मिनिमम हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया। और ये मैं मास्टर डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो मास्टर डिग्री यूके में आपको पता है कि वो 1 साल का होता है। तो उसकी फ़ीस जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना वो 30,000 पाउंड तक भी हो सकती है, और मिनिमम जो है वो तकरीबन 16,000 पाउंड तक है, 14,000 पाउंड तक भी हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो आप लोगों की फ़ी क्या होगी। तो कम से कम जो आपका इनिशियल डिपॉजिट होता है वो होता है आपका 5,000 पाउंड। तो वो आपका तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 19-19.5 लाख रुपए बनेगा। इन शॉर्ट आपने 2 मिलियन अपने पास फ़ीस का रखना है। तो अब ये अप्रोक्सीमेटली आपके एक्सपेंस पहुंच चुके हैं जी 20 लाख रुपए आपका फ़ी, कंसल्टेंट की फ़ी, आपका इंग्लिश टेस्ट की फ़ीस और आपके टीबी टेस्ट की फ़ीस। तो ये राउंड बोर्ड आप तकरीबन 25 लाख तक यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपने अपना स्टेटमेंट, जैसे ही आपकी स्टेटमेंट मैच्योर होती जाएगी तो आपने वो अपनी स्टेटमेंट की कॉपी लेनी है, और वो आपको कंसल्टेंट सारा गाइड कर देंगे कि जो जो चीज़ आपको रिक्वायर होगी वो आप लेके तो आप कंसल्टेंट के पास पहुंच जाएंगे। तो वो आपके कैश के लिए अप्लाई कर देंगे, और जूँ ही आपका कैश आ जाएगा। अब यहाँ पे तकरीबन 25 लाख रुपए हमारा लग चुका है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ। और अगर आपने स्टेटमेंट आपके पास नहीं है, आपने स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाई है, तो वो आपका तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए वो मस्ट लग जाना है।
तो 25 में आप जो है ना वो 8 लाख ऐड कर लें, वो आपका 33 लाख तक पहुंच जाएगा। तो अभी तक आपका जो एक्सपेंस है वो तकरीबन 33 के राउंड बोर्ड हो जाएगा। तो यहाँ तक आप जो है ना वो यहाँ तक इस तरह समझ लें कि आप बाकी अपने खर्चे वगैरह डाल के 35 लाख तक पहुँच जाएंगे। और उसके बाद आपका प्रोसेस सारा मुकम्मल हो जाएगा और आपका आ जाएगा जी कैश। और जो ही आपका कैश लेटर आता जाएगा तो आप जो है ना वो फौरी तौर पे वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीज़ा फ़ी होती है, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी होती है, और इसमें 2 स्लॉट होते हैं हमारे पास, एक होता है प्रायोरिटी और एक होता है स्टैंडर्ड वीज़ा। प्रायोरिटी वीज़े में ये होता है कि हमारे पास 4 दिन में हमारा जो है ना वो डिसीजन आ जाता है कि भाई इस बंदे का वीज़ा लगना है नहीं लगना, इसका एम्बेसी का इंटरव्यू होना है नहीं होना, वो हमें 4 वर्किंग डेज़ में हमें हमारा डिसीजन बता देते हैं। तो कोशिश आप लोग यही करें कि प्रायोरिटी करें, और प्रायोरिटी की फ़ीस और डॉक्यूमेंटेशन की स्कैनिंग की जो फ़ीस है वो तकरीबन आपका अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए लग जाता है, और हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन 4.5 हाँ 5 लाख तक वो लग जाएगी। वीज़ा फ़ीस कोई तकरीबन 2 लाख रुपए लग जाएगी। इस तरह समझ लें कि ये 10 लाख रुपए आपका ये लग जाएगा। तो 35 लाख और 10 लाख ये आपका हो गया 45 लाख। मतलब यहाँ तक आपका प्रोसेस जो आपने पाकिस्तान में रह के मुकम्मल करना है ना, वो यहाँ तक आपका 45 लाख रुपए लग चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, जैसे ही हमारा मतलब वीज़ा वगैरह ओके हो जाता है, हमें जनाब वो हमारा पासपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि हमने टिकट करवाना होता है। टिकट जो है वो मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम वो हम 10 लाख तक भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और एक स्टूडेंट को जो है ना वो अपने साथ कम अज़ कम जो है ना वो 2000 पाउंड मस्ट ले के जाने चाहिए, ठीक है। और वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपका मिनिमम जो है ना वो लिविंग एक्सपेंसेस जो कि यूके में होते हैं वो 1000 पाउंड मस्ट है। उसमें आपका तकरीबन 300-400 आपका रेंट आ जाता है, 300-400 रुपये आप खाने पीने पे लगा देते हैं, और बाकी 300-400 आपके वो ट्रांसपोर्ट के बाकी दूसरे खर्चे आ जाते हैं। मतलब इस तरह समझ लें कि 1000 पाउंड में आपने अच्छी खासी जो है ना वो लाइफ यूके में इंजॉय करनी है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो घर से मंगवाते हैं, आप वहाँ पे काम भी कर सकते हैं। 20 घंटे आपको काम अलाउ होगा जब तक आपकी डिग्री मुकम्मल नहीं होती। जो ही आपकी डिग्री मुकम्मल होगी तो फिर आपको 2 साल का PSW मिल जाता है, पोस्ट स्टडी वर्क उसको बोलते हैं। उस दौरान आप जनाब 24 घंटे काम कर सकते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि आपने भाई डिग्री कंप्लीट करनी है। डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपको PSW अवेल होगा, वरना आपको PSW अवेल नहीं होगा। और एक चीज़ जो हमने अपने सीनियर से, जो हमने अपने दोस्तों से या उन लोगों से सीखी है या सुनी है, वो यही कहते हैं कि भाई अगर आप यूके के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे ना, तो भाई आप जो है ना वो कभी भी मार नहीं खाओगे। तो मेरी एडवाइस भी यही होगी कि हर रूल का, जो भी उन्होंने फ़ीस का जो भी मामला होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ पहले डिस्कशन की होती है, और कंसल्टेंट से आपने फ्रीली हर चीज़ पूछनी है पहले, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना वो बाकी मामला, शर्माना नहीं, पूछना है कि भाई इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, हर चीज़ फिर आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर की हैं, जो कि हमने खुद किया है, अपने हाथों से अपने एक्सपेंसेस किए हुए हैं। तो बाकी इसमें कोई कमी पेशी भी हो सकती है, मतलब लाख 2 लाख ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा, फिर बार बार वही कह रहा हूँ कि भाई आपके पास 5 बिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ का होना ज़रूरी है, जो करंट सिचुएशन चल रही है। हो सकता है मैं भी साल के बाद पाउंड का रेट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, वो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों की कोई भी मतलब क्यूरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और बायो में हमारा नंबर भी है, आप वहाँ पे भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।